उससे तवज्जो हटाने के लिए असाइनमेंट दी जाती है। तहरीक जब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही होती है तो एक साहब उठते हैं, नई बात कर देते हैं और फिर कहते हैं कि जनाब बयानिया कौन सा। 3 सालों के अंदर अगर हमारी जमात के अंदर 2-4 बंदों को समझ नहीं आ रही, मेरे मुंह से ना ही कहलवाएं। चलें आज नाम ले ही ले। मैं तो वैसे ही अंदर जाने वाला हूँ। मुफाहमत वाले हैं जिनको असाइनमेंट्स मिलती हैं। हाँ, आप कह सकते हैं। अगर कोई ये कहे कि असूल की सियासत नहीं होती, अगर कोई ये कहे ज़ातियात की सियासत होती है, ये तो ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये तो उन्होंने कहा। तो फिर मैं ये कहूँगा कि नवाज शरीफ असूल की वजह से ही तो आज सजा याफ्ता भी हो चुके हैं। उनकी जमात जो सारी है वो मुसीबत में है। असूलों पर जब समझौता ना लीडरशिप करे तो फिर कोई निसार बनने की एक तो कोशिश नहीं करता, और अगर उसी की तर्ज पर गुफ्तगू जमात के अंदर जारी रखता है, उसको चोरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। अगर कोई खुदकशी पे उतर ही आया है तो उसको कौन रोक सकेगा। जो कुछ कहा जा रहा है ना, नवाज शरीफ दोबारा सजा काटने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं। एक तो होता है कि गलती से मेरे मुंह से कोई ऐसा जुमला निकल जाए, और एक हो कि मुझे टास्क दिया गया हो, वो नाकाबिले माफी जुर्म होता है। तजर्बाकार आदमी हो और उसके इल्म में हो, इससे नवाज शरीफ के बयानिए को नुकसान पहुंच सकता है। तो इससे बड़ा जुर्म और क्या हो सकता है। ये फिर किसी बड़े मकसद के लिए, फायदे के लिए, ताकतवर लोगों के कहे बगैर ये मुमकिन नहीं है। जिनका आप इशारा दे रहे हैं, हाँ, शहबाज शरीफ, उनकी अपनी एक राय है, एक हकीकत। मगर जब नवाज शरीफ हतमी फैसला कर लेते हैं तो उसके बाद उनकी राय ख़त्म हो जाती है, और फिर वही फैसला जो है वो हर बंदा जिस तरह पार्टी का मान रहा होता है, इस तरह मुस्लिम लीग नून का जो प्रेसिडेंट है शहबाज शरीफ साहब, वो भी मान रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। नून लीग में शामिल कुछ लोग असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। 4-5 लोगों को बयानिया खराब करने के लिए असाइनमेंट मिलता है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने समा को तहलका खेज इंटरव्यू दिया और कहा कि जब भी तहरीक फैसला कुन मरहले में पहुंचे तो उनमें से एक उठकर नई बात कर देता है। असाइनमेंट वाले वही हैं जो मुफाहमत की बात करते हैं। बोले मेरे मुंह से नाम ना निकलवाएं, वैसे ही अंदर जाने वाला हूं। जब तजर्बेकार सियासतदान बयानिए को नुकसान पहुंचाए तो वो असाइनमेंट के बगैर मुमकिन नहीं है। असाइनमेंट वालों को चौधरी निसार के अंजाम से सबक सीखना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून के। सर, आपको खुशामदीद कहूंगी। जावेद लतीफ साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बड़ा सर इल्जाम उनकी जानिब से लगाया जा रहा है। किन लोगों की जानिब इशारा कर रहे हैं? मुस्लिम लीग नून में चंद लोग, ताकतवर लोगों के नाम असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं सर। वो उनके कहने पर पार्टी में बयानिए के मसाइल खड़े करते हैं, तहरीक को मंजिल तक पहुंचने नहीं देते हैं। आपकी नॉलेज में है वो किन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, किन की बात कर रहे हैं, और पार्टी फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? राना साहब, जावेद लतीफ साहब से मेरी कल तो मुलाकात हुई थी वहाँ पार्लियामेंट के इजलास में, तो आज मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। अगर कोई ऐसी बात उन्होंने की है तो उसके मतलब जो है वो उनसे इस्तफसार किया जा सकता है। बाकी मैं तो जावेद लतीफ साहब समेत जितने भी हमारे सीनियर पार्टी के रहनुमा हैं, उन सब के मतलब जो है वो कतन कोई इस किस्म की जो है वो शक व शुबा नहीं है कि वो पार्टी के साथ जो है वो एक फौलाद की तरह जो है वो पार्टी के साथ डटे हुए हैं। कौन है जिसने जो है वो जेल नहीं काटी, जिसने मुकदमे नहीं भुगते, जिसने नैब को नहीं भुगता? तो जब ये चीजें जो है उन्हें पार्टी से जो है वो पीछे नहीं कर सकी और ताकतवर हल्के उनको जो है वो मरूब नहीं कर सके, तो फिर अब कौन सी बात है। अब तो ये सारा सिलसिला जो है, ये नैब क्या और एंटी करप्शन क्या और FIA क्या, राना साहब, और ये बाकी FIA क्या, अब तो सारा कुछ जो है वो भुगत चुके हैं, सारा कुछ फेस कर चुके हैं। राना साहब, वो वाज़े इशारा कर रहे हैं सर कि मुफाहमती बयानिया वाला वो ग्रुप है जो असाइनमेंट पर काम कर रहा है। नहीं देखे, वो जब उन्होंने ये आखिरी बात जो की है मियां शहबाज शरीफ साहब की जो के मुतल्लक, तो उससे तो बात जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि ठीक है, पार्टी में हर आदमी की एक अपनी राय होती है, लेकिन जब पार्टी की क़यादत या पार्टी जो है वो मुतफ़िक़ा तौर पर अक़लियत राय से जब कोई फैसला कर लेती है तो फिर वो अक़लियती राय जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये दरअसल नईम अशरफ साहब ने ये इंटरव्यू दिया है। नईम अशरफ साहब का ये कमाल है कि वो बातों को घुमा लेते हैं और जवाब जो है ना वो
जो कोई देना नहीं चाहता या जो बात कोई करना नहीं चाहता उसको वो जो है वो निकलवा लेते हैं। अच्छा राना साहब, ख्वाजा साहब के ज़ातियात के लिए सियासत करने वाले बयान पर भी सर उन्होंने तनकीद की है, बल्कि उन्हें तो वो चौधरी निसार से सबक सीखने का मशवरा दे रहे हैं। निसार साहब का मामला जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, वो मामला इस तरह से हुआ नहीं है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो सिर्फ इस बात पे कि उनको कहा गया कि आप पार्टी क़यादत के खिलाफ जो है वो आप स्टैंड लें या आप पीछे हटें, तो वो आदमी यार अभी ये कल की बात है, वो 7-8 महीने जेल काट के आया, अब उसके खिलाफ रेफरेंस दायर हो रहा है। तो और क्या कोई किसी ने कोई जो है वो कोई खुदकुशी कर ले, कोई और क्या कर सकता है। एक आदमी जो है वो अपनी कमिटमेंट के लिए या अपनी वफादारी की यकीन दहानी के लिए पार्टी के लिए जो है वो मुसीबत मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है। तो ये सभी लोग कर रहे हैं, जवेद लतीफ़ साहब भी कर रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब भी कर रहे हैं, बाकी सारे भी कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जी बाज़ औक़ात आदमी के मुंह से जो है वो कोई बात ऐसी निकल जाती है, यही तो कह रहे हैं, वो मकसद नहीं होता, गलती से कोई बात हो जाती है। राना साहब, जावेद साहब यही तो कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनके मुंह से गलती से कुछ नहीं निकलता, बल्कि वो किसी के असाइनमेंट पर अपना काम पूरा कर रहे हैं। सर देखें बात ये है कि ख्वाजा आसिफ साहब हैं, अपना जो शहद खाकान अब्बासी साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं, और इसमें जो है यही हमारे सीनियर तरीन लोग हैं। अब इनके अलावा और कौन सा सीनियर आदमी है। तो आपको ये नजर आता है कि ये लोग जो है कोई असाइनमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, वो हर वक्त जो है वो पार्टी के लिए और इस हुकूमत को एक्सपोज करने के लिए जो है वो कोई जो है वो बात जो है वो हाथ से जाने नहीं देते। तो इसलिए ये बात तो सारी जो है वो वाज़ेह है। बहुत शुक्रिया राना साहब, पर खुद ही इस्तफसार जावेद लतीफ़ साहब से क्यों उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। जावेद लतीफ़ साहब के ही बयान पर बात करने के लिए सीनियर सियासतदान है, काफिले के रहनुमा है सेनेटर कामिल अली आगा साहब, वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। खुशामदीद कहूँगी कामिल साहब आपको। सर जावेद लतीफ़ कह रहे हैं उनकी जमात में 5 ऐसे लोग हैं, 5-6 ऐसे लोग हैं जिन्हें ताकत और हल्के असाइनमेंट्स देते हैं कि वो नून लीग के बयानिए को खराब करें। उनका इशारा ख्वाजा आसिफ की तरफ था। आप पंजाब की सियासत को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं सर, समझते हैं जिन हलकों की जावेद साहब बात कर रहे हैं वहां भी आपके अच्छे मरासिम है। क्या वाकई नून लीग में कुछ लोग ताकत और हलकों के असाइनमेंट पर हैं सर? देखें, ये बात तो बाद में देखी जाएगी कि कौन किसकी के इशारे पे बात कर रहा है। एक बात तो साबित हो गई कि नून लीग अब एक बयानिए वाली मुत्तहिद जमात नहीं है। ये 2 बयानिए जो है उसके अंदर जारी और सारी हैं, और दोनों बयानिए वाले जो अफराद हैं वो अपनी अपनी जगह पे अपने आप को मजबूत समझते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ के साथ जो लोग चल रहे हैं और जो उनकी हिमायत कर रहे हैं, ये बहुत देर से ये वाजिया एक कैफियत सामने आ चुकी है कि वो शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ को अप्रिशिएट करते हैं, और दूसरी तरफ जो कुछ लोग हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के बयानिए की हमायत करते हैं और उनके साथ कर रहे हैं, और मियाँ जवेद लतीफ़ भी उस बयानिए का साथ देते हैं जो मरीम नवाज और मियाँ नवाज शरीफ का बयानी है। और दूसरी तरफ वो बेशुमार लोग हैं। अब ये 5 कह रहे हैं, मैं कहूँगा कि एक वाज़ेह डिवीजन है, उसकी तादाद नहीं बताई जा सकती। सर कि साबित हो गया इस बयानिए से कि नून लीग में धड़े तो हैं। अब नून लीग में सर जो भी नवाज शरीफ साहब के खिलाफ गया है वो बाहर हो गया है। चौधरी निसार साहब की मिसाल खुद जावेद लतीफ़ साहब ने दे दी है, तो कैसे शहबाज शरीफ ग्रुप उनके होते हुए पनप सकता है सर? ये फैसला तो पार्टी करेगी ना। अब जो मजबूत धड़ा होगा और जो मजबूत बयानिए वाले लोग होंगे, इस वक्त तो ज़्यादा एप्रिसिएशन जो मिल रही है वो मुसालत की सियासत को मिल रही है। वो लोग वो हैं जो जिनको इलेक्टेबल कहा जाता है और जो चाहते हैं कि आइंदा सियासत पाकिस्तान में करनी है और पाकिस्तान में सियासत करनी है तो फिर वो मुसालत की सियासत करनी पड़ेगी। उनके नज़रिए के मुताबिक
ये अफवाज पाकिस्तान और एजेंसियों के साथ टकराव वाली जो सियासत है और भारतीय बयानिए वाली जो सियासत है वो पाकिस्तान में चल नहीं सकती। तो इसलिए मेरे नज़दीक तो अब अंजाम उन लोगों का देखना होगा जो पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जो पाकिस्तान की उस अफवाज के खिलाफ बात करते हैं जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे। सर, चौधरी निसार साहब को तहरीक इंसाफ ने भी पंजाब की क़यादत की ऑफर किया है। अभी तक आप कहते रहे कि पंजाब में तब्दीली उसी सूरत में मुमकिन है जब परवेज इलाही को वजीर आला बनाया जाए, क्योंकि उनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन सर, अगर चौधरी निसार तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन जाते हैं तो क्या वो बेहतर ऑप्शन नहीं होंगे? देखें, ये बात बिल्कुल गलत है कि हमने कभी भी किसी जगह पे भी ये कहा है कि चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बना दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि जो इमरान खान का फैसला है हम उसके साथ खड़े हैं और उसके साथ खड़े रहेंगे उस हद तक जब तक इनका ये मैंडेट पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि हम एक मुआदे में के साथ मुंसलिक हैं और हम चाहते हैं कि इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब बनाया तो वो कामयाब हो और वो डिलीवर करे। हाँ, चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिसके अंदर जब हमें नज़र आता है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही और वो वादे और वो नारे जो हुकूमत में आने से पहले इलेक्शन के वक्त जो लगाए गए थे वो फुलफिल नहीं हो रहे, अवाम तकलीफ में है और महंगाई बढ़ रही है, करप्शन बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, तो हम उस पर ववेला ज़रूर करते हैं, वो हमारा हक है। और हम चूँकि एक इंडिपेंडेंट जमात हैं तो हम समझते हैं कि अगर ये डिलीवर ना करेंगे तो इनका भी नुकसान होगा और हमारा भी नुकसान होगा। आपने देख लिया है बल्दियाती इलेक्शन के अंदर लोगों ने उस हद तक पजीराई नहीं दी जिस हद तक। सर, आप भूल रहे हैं, आपने नईम अशरफ भट्ट के इंटरव्यू में ये ऑप्शन वाली बात की थी। बहरहाल सर, इमरान खान तो करप्शन के खात्मे के लिए आए थे ना, वो तो कहते हैं कि चोरों को जेल में डाल रहे हैं, फिर मुल्क में करप्शन क्यों बढ़ रही है? कामिल साहब देखें, मैं समझता हूं कि इसमें कोई शुबे वाली बात नहीं कि इमरान खान की नीयत साफ है। इमरान खान साहब जो हैं वो करप्शन का खात्मा चाहते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम है इस मुल्क के अंदर जब तक वो तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक करप्शन का खात्मा नामुमकिन है। और ये मौजूदा निज़ाम जो है वो बिल्कुल वाज़े तौर पर करप्शन के खात्मे के लिए एक नामुकम्मल और नामुनासिब निज़ाम है। और इसके साथ साथ एक बैड गवर्नेंस जो होती है, बैड गवर्नेंस जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि मुल्क के अंदर गवर्नेंस जो है वो उसको बेहतर करे। अगर गवर्नेंस बेहतर नहीं होगी तो करप्शन का खात्मा होने की बजाय उसके रेट बढ़ते चले जाएंगे। यही इस मुल्क में हुआ और हो रहा है कि करप्शन जूम जूम अपना इमरान खान करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, करप्ट लोग जो हैं उसका रेट बढ़ाता चले जाते हैं। वो कहते हैं कि जी अब करप्शन मुश्किल हो गई है, सर पंजाब में वजीर आला उस्मान बुज़दार हैं, अगर वहां गवर्नेंस सही नहीं है या करप्शन बढ़ रही है तो फिर इसका जिम्मेदार वही है। सर, इस बात पे कोई मैं इनकार नहीं कर रहा कि इसमें जाहिर है कि जो अपना किसी टीम का कैप्टन होता है, पंजाब के अंदर कैप्टन उस्मान बुज़दार साहब हैं, उनको चाहिए, हम उनके साथ जब भी बात करते हैं, जब भी हम उनको मशवरा देते हैं तो यही मशवरा देते हैं कि गवर्नेंस को दुरुस्त किया जाए पंजाब के अंदर, और वो कोशिश करते हैं। लेकिन ये आप देखते रहते हैं कि आए दिन अफसरान की तब्दीली, चीफ सेक्रेटरी की तब्दीली, आईजी की तब्दीली, अफसरान की तब्दीली, सेक्रेटरियों की तब्दीली, इससे गवर्नेंस बेहतर नहीं होती। जो शख्स को जिस शख्स को भी जिम्मेदारी दी जाए सोच समझ के दी, अपना करने से पहले 100 दफ़ा सोचना जो है वो बेहतर होता है। करने के बाद जो है वो फिर उसको जिस शख्स को भी लगाया जाए उसको टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए ताकि वो डिलीवर करने का उसके बाद टाइम हो। 3, 4, 6 महीने के अंदर वो किसी ने क्या डिलीवर करना है, क्या पॉलिसी बनानी है और क्या निज़ाम को दुरुस्त रास्ते पे चलाना है। मैं समझता हूँ कि इस किस्म की जो चीज़ें हैं
वो बैड गवर्नेंस का सबब बनती हैं, जिसकी वजह से जो है ये मामला जो है दुरुस्त होने की बजाय सर कंटोनमेंट इलेक्शंस में जो हुआ ना कामिल साहब, उस पर भी आपका कमेंट चाहिए मुझे। पूरे मुल्क से सर एक काउंसलर मुंतखब नहीं करवा सकी काफ लीग, इसकी इस शिकस्त की बेसिकली वजूहात क्या है सर? बात यह है कि हमने कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन 20 साल के बाद लड़ा है और हम चूँकि चाहते हैं कि हमारी तंजीम जो है उसके अंदर बेहतरी आए, तो हमने सिर्फ पंजाब के अंदर जो है वो इलेक्शन लड़ा था, बाकी पूरे मुल्क के अंदर हमने इलेक्शन नहीं लड़ा। हमने टोटल 34 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था और हमारे बेशतर लोग जो हैं वो दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पर आए हैं। हमारे नज़दीक जो है ये रिजल्ट जो है वो कोई बदतर रिजल्ट पंजाब में पीटीआई भी बुरी तरह से शिकस्त का शिकार हुई है। उससे तो लगता है अगले इलेक्शन तक गुजार साहब की बदौलत कहीं तरीके इंसाफ पंजाब से बाहर ही ना हो जाए सर। देखें, कारकर्दगी सबसे बड़ी चीज होती है और अवाम के अंदर पजीराई सबसे बड़ी बात होती है। अगर अवाम को डिलीवर ना किया गया जिस तरह के पिछले 3 सालों में मैं समझता हूं कि अवाम की तकलीफ जो है वो बड़ी हैं, कम नहीं हुई, तो मैं समझता हूं कि अगले 2 साल हुकूमत को हमारे मशवरे के ऊपर आम आदमी के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी। अगर हम इसमें कामयाब हुए तो अगले 2 साल बाद यकीनी तौर पे सर आखिर में पीपल्स पार्टी के लिए भी जरा कमेंट कीजिएगा। पीपल्स पार्टी कह रहे हैं सर जिस अंदाज में वो सियासत कर रहे हैं अगली बारी उनकी होगी। मुस्लिम लीग नून को भी ऐसे ही लगता है सर, उनके रहनुमा भी यही कह रहे हैं। आपको लगता है ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? यकीनी तौर पे मैं ये समझता हूँ कि ऐसा कोई कुछ नज़र नहीं आ रहा। मौजूदा हुकूमत और मुवक्कर ज़राए जो हैं वो एक ही पेज पे नज़र आ रहे हैं। इस किस्म की बात जो है वो तो सामने नहीं आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी सिंध में कौन सा जो है वो उसने लोगों की ज़िंदगियों को आसान किया है। आप कराची देखें, हैदराबाद देखें, सखर देखें, मसाइल का अंबार लगा हुआ है। लाड़काने में इवन देख लें आप, वहाँ पे जो है गलियां सड़कें टूटी पड़ी हैं। बिल्कुल ठीक है सर, आप मेरे साथ ही मौजूद हैं। महंगाई के हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है, लेकिन आज सेनेट की कायमा कमेटी में हुआ क्या है पहले उसकी कुछ झलकियां नाज़रीन को दिखा देती हूँ, फिर आपसे बात करूंगी। पूरी दुनिया के बीच में वावेला है इस वक्त कि जो प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं। फूड इन्फ्लेशन जो है वो तकरीबन 8% पे होगी इस साल, इसलिए तो बढ़नी थी। प्रोडक्शन तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन इससे कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हम लिंक हो गए इंटरनेशनल प्राइसेस के साथ। अगले चंद दिनों में आटे की कीमत काफी गिरेगी। इसी महीने से इंशाल्लाह टारगेटेड सब्सिडीज देंगे। अब हम कैश सब्सिडी देंगे आटे के लिए, चीनी के लिए, घी के लिए, दालों के लिए। मेरे हिसाब से जो ढकोसले ही हैं ये सब। बाकी इस मुल्क में तो किसी चीज का प्राइस कंट्रोल है ही नहीं। अब लोग कोरोना से नहीं मरेंगे बल्कि भूख अफलास से मरेंगे। घबराने की आपको जरूरत इसलिए नहीं है। क्या वजह है महंगाई के, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। इस हुकूमत को तो है ना फौरी तौर पे चले जाना चाहिए। पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, खाने पीने का महंगा। जब से इमरान खान आया ना अवाम का बेड़ा गर्क हो गया। अवाम को चीनी में, बिजली में, पानी में, सब में परेशानी है अवाम को। इसमें कोई शक नहीं कि महंगाई है, हम सबको ये एहसास है। कीमतें अगर हम नहीं बढ़ाते तो हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं। एक मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह इससे निकलेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत खारजा से लेकर दिफा तक बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन सिर्फ एक महाज पर बदतरीन सूरत हाल का सामना है जो किसी तौर पर भी संभलने का नाम ही नहीं ले रहा है। इमरान खान और उनकी पूरी हुकूमत मिलकर भी महंगाई के जिन को काबू नहीं कर पा रही है, जिसका खुद एतराफ कर रहे हैं इमरान खान साहब। और अब वजीर खजाना कह रहे हैं कि IMF में जाने से रुपए की कदर में कमी हुई है, जिससे महंगाई बढ़ी है। कहा महंगाई पर काबू पाने के लिए सूबों से पूरी मदद नहीं मिल रही है, हालांकि तीनों सूबों में उनकी ही हुकूमत है। वजीर खजाना कहते हैं आइंदा चंद दिनों में आटा सस्ता हो जाएगा। आटे, घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देने का ऐलान भी किया। दूसरी तरफ सेनेट की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में हुकूमती इत्तेहादी एक बार फिर आपस में उलझ पड़े। काफ लीग के कामिल अली आगा ने चेयरमैन नेपरा से कहा कि बिजली की कीमत में इजाफा क्यों? गरीब की जेबों पर डाका डालकर कहा जाता है कि सब्सिडी दे रहे हैं। ये गाली देना बंद करें कि हम लोगों को खैरात दे रहे हैं। जिस पर सरफराज बुगटी ने कहा कि चेयरमैन नेपरा इज्जतदार ऑफिसर हैं, अगर आपको कोई शिकवा है तो काबीना छोड़ दें। कामिल अली आगा साहब
सर हुकूमत महंगाई के मुख्तलिफ रीजंस पे सर, कभी कहते हैं कि पिछली हुकूमतों की वजह से है, कभी कहते हैं IMF की वजह से है। इस चक्कर में सर 3 वजीर खजाना तब्दील कर दिए, लेकिन महंगाई है कि काबू में ही नहीं आकर दे रही है। वजह क्या है इसकी सर? देखिए, मैं समझता हूं कि मेरे नज़दीक तो वो निज़ाम जिसके अंदर AC, DC और मजिस्ट्रेट्स प्राइस कंट्रोल की जिम्मेदारी रखते थे, वो वाला निज़ाम इस निज़ाम से बदरजहा बेहतर निज़ाम था। इस वक्त तो पूरे मुल्क के अंदर किसी सतह पर भी प्राइस कंट्रोल का कोई निज़ाम मौजूद नहीं है, और हर अदारे का अपना एक नज़रिया है और वो उस नज़रिए पर कायम है, और महंगाई को बढ़ने में उनका अपना हाथ पिछले दौर से ज़्यादा नज़र आ रहा है। और ये जब से ये सिस्टम ख़त्म हुआ है, जो मजिस्ट्रेसी जिसको निज़ाम कहा जाता है, उस वक़्त से लेके अब तक मैं समझता हूँ कि अवाम दिन ब दिन महंगाई के अजाब में मुब्तला होते चले जा रहे हैं। वजीर खजाना कह रहे हैं कि वो घी, चीनी और दालों पर कैश सब्सिडी देंगे, और आप चेयरमैन नापरा पर गुस्सा हो रहे थे कि वो सब्सिडी की बातें क्यों करते हैं? देखें, वो तो आप देखें ना, वो तो बिल्कुल निज़ाम जो है वो आप गाली देने वाला निज़ाम है ना, कि एक तरफ तो वो बिजली की चोरी करवाते हैं, और जो चोर है वो उसका सारा जिम्मा जो है और सारा बोझ जो है वो चोरी ना करने वाले के ऊपर डालते हैं, और मीटरों की स्पीड बढ़ाए चले जा रहे हैं। यानी स्पीडोमीटर जो है वो लगा दिए हैं। पहले जो बिजली के मीटर होते थे ना, अब बिजली के मीटर की जगह पे स्पीडोमीटर उन्होंने लगा दिए हैं। जो शख्स 50-60 यूनिट इस्तेमाल करता था, उसको 50-60 यूनिट का बिल आता था। अब 50-60 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले को 100 या 110-20 यूनिट का बिल उसको थमा दिया जाता है। फिर सारी चोरी भी उसके जिम्मे डाल दी जाती है। तो जिंदगी आसान कैसी होगी? और फिर ये कहते हैं जी हम सब्सिडी दे रहे हैं, तो ये तो गाली हुई ना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कामिल अली आगा साहब, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। क्विकली नाजरीन आगे बढ़ रही हूँ। चीखे चिल्लाए, सड़कों पर आए, टायर जलाए, बदमाशी, गुंडागर्दी, हर तरह के हथकंडे आजमाए ना, लेकिन हुकूमत ने ऐलान किया कि कोई रियायत नहीं मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स की, जिन्होंने इम्तिहान न देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन वफाकी वजीर तालीम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे कि एग्जाम्स तो देने होंगे और बगैर इम्तिहान दिए ग्रेड्स नहीं मिलेंगे। वफाक के सख्त फैसलों पर वालिदैन कुछ मुतमईन थे कि शायद अब उनके बच्चे पढ़ लें। बुलंदो बांग दावे उस वक्त ढेर हो गए जब आज शफकत महमूद साहब ने ऐलान किया कि मैट्रिक और इंटर के किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं किया जाएगा, तमाम तलबा पास होंगे। यानी कोरोना तो निकम्मों के काम आ गया ना। दोबारा इम्तिहानात के बजाय फेल होने वाले तलबा को भी रियायती 33% नंबर्स देकर अगली क्लासेस में भेज दिया जाएगा। बैनुसूबाई वज़राए तालीम इजलास में तलबा की प्रमोशन पॉलिसी का ये फॉर्मूला तय किया गया है। वफाकी वज़ीर तालीम का दावा है कि प्रमोशन पॉलिसी मुत्तफ़क़ा तौर पर तय की गई है, लेकिन सिंध के वज़ीर तालीम कहते हैं कि इन ऐलानात से सिंध मुत्तफ़क़ नहीं है। साथ ही महकमा तालीम सिंध के एक और मेगा करप्शन स्कैंडल का भी जिक्र कर देती हूँ ना साथ साथ। एक तरफ वज़रा फेल होने वालों को पास कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ वज़ीर खुद फेल हो रहे हैं। तालीम के नाम पर कौम को अरबों रुपए का टीका लगा रहे हैं। सिंध हुकूमत 6000 की डेस्क मुबैना तौर पर 29,000 में खरीद रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने वज़ीर आला सिंध को खत लिखा है। इस खत के मुताबिक महकमा तालीम ने जून में स्कूल डेस्क की सप्लाई और डिलीवरी के लिए 5 अरब रुपए मालियत के 4 ठेके दिए। एक डेस्क की कीमत 23,000 रुपए से 29,000 रुपए के दरमियान है। हालांकि जो बिड्स आई थी उसमें एक डेस्क की ज्यादा से ज्यादा कीमत भी 6,000 रुपए थी। फिर क्यों इंतहाई महंगी डेस्क खरीदे जा रहे हैं? कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की 62 शख्सियात फर्नीचर खरीदारी में असरअंदाज हो रही हैं। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज सारा दिन बड़े एक्टिव भी रहे हलीम साहब आप, जो आज सिंध असेंबली में 5,500 रुपए की डेस्क खरीदी जा रही है। सर, एक जानिब वजीर तालीम कह रहे थे कि पहले मैं जरा चाह रही हूँ कि आपसे बात कर लूँ, ये वजीर तालीम शफकत महमूद साहब जो बात कर रहे थे उस पर, फिर उसके बाद ये डेस्क पर आती हूँ। सर, एक जानिब वजीर तालीम कह रहे थे कि इम्तिहान के बगैर ग्रेड्स नहीं देंगे, यहाँ तो बात सर पासिंग मार्क्स तक आ गई है। पढ़ने वाले और निकम्मे एक ही सफ में आ गए।
इम्तिहानात का क्या फायदा हुआ सर? अब क्या गारंटी है कि स्टूडेंट्स आगे एग्जाम्स सीरियस लेंगे? हलीम साहब, देखिए इशू ये है कि हमें अंदाज़ा नहीं था कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी लहर भी आएगी और कंटिन्यूटी से ये कोरोना चलता रहा, स्कूल के इशू तमाम मामला चलते रहे, तो उसके बाद ये तमाम फ़ैसले NCOC में बैठकर मुत्तफ़िका तौर पर, मुश्तरका तौर पर ये फ़ैसले होते हैं और उसमें देखा गया कि चूँकि कोरोना बढ़ता गया, स्कूल गए नहीं, बच्चे गए नहीं, तो लाजिम बात यह है कि सारी ज़िम्मेदारी हम बच्चों पर नहीं डाल सकते थे। तो मैं समझता हूँ कि फ़ैसला और जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद है और अभी तक देखिए किरण, आप देखिए कि कोरोना के हवाले से, कोविड-19 के हवाले से पाकिस्तान शुरू के 3 मुल्कों में जिसको पूरी दुनिया जिनकी पॉलिसीज़ को सराह रही है, तो लाज़मी बात यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि ये अच्छा या गलत। कुछ चीज़ें पसंद होंगी, कुछ नापसंद होंगी, कुछ किसी को पसंद होंगी, कुछ किसी को पसंद होंगी। सिंध ने तो तय कर लिया कि वफाक ने जो करना है उन्होंने बगैर सोचे समझे उन्होंने कह रहे हैं नहीं, गलत हो गया, सिंध पे हमला हो गया। सिंध की तो ये है, अगर हम कहते कि जी पास नहीं करना, वो कहते जुल्म हो गया, बच्चों को पास होना चाहिए था, हमने कहा इनको मार्क्स दे रहे, वो कहते गलत हो गया। उनकी तो मतलब तय हो गया आवे का आवा। वो तो सोच है इनकी कि वफाक फेडरेशन की मुखालफत करनी है, एक अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनानी, ये इनका प्लान हो चुका है। लेकिन सर प्रॉब्लम ये ना, बच्चे जब इतना चिल्ला रहे थे, जब आप लोगों ने यही फैसला करना था तो फिर पहले ही कर लेते। बहरहाल ये डेस्क वाले इशू पर आ जाती हूँ। आज तो आपने पूरा पोस्टमार्टम करके रख दिया, मैं देख भी रही हूँ जो स्लिप्स वगैरह भेजी आपने। सर 6,000 रुपए वाली डेस्क 23 से 29,000 रुपए में खरीदी जाएगी। सर ऑपोजिशन इस पर सिर्फ सिंध असेंबली में मजम्मती करारदाद लाने पर इत्तेफाक करेगी या फिर कोई कानूनी चाराजोई का भी प्लान है आपका आगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं समा टीवी को सलाम पेश करता हूँ, जिस अंदाज से इस इशू को, बहुत सारे अहम इशूज़ आप लोग टेकअप करते हैं जिसको शायद नज़र में नहीं होता किसी की। मैं बहुत अच्छे तरीके से आपने समा टीवी ने इसको टेकअप किया, हमें भी पता था, हमने ख़त भी लिखा था। उसके बाद सिंध असेंबली में कल मैंने बड़े तरीके से, मैं समझे कि शायद ये जो वज़ीर तालीम साहब हैं शायद ये तालीम याफ्ता होंगे, लेकिन पता चला कि ये भी ज़ेर तालीम ही है सईद गनी साहब की तरह। कल मैंने असेंबली में इनसे क्वेश्चन किया पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे। मैंने कहा जी ये बताइए, एक तरफ तो आप 10,000 स्कूल बंद करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये 6,500 में जो बिड आई थी आपके पास 2019 में, उस वक्त भी इन्होंने कीमत 12,000 रखी थी, लेकिन 6,500 में डेस्क मिल रही थी। अब आपने 23,000 से लेकर 29,000 तक उसको खरीद रहे हैं, तो क्या हो गया है? तो मिनिस्टर साहब ने एग्री किया कि नहीं जी ये तो हो गया है, मतलब सईद गनी के सामने में हो गया है। तो मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल ठीक है, मिस्टर क्लीन शेव है सिर्फ सईद गनी, इज नॉट अ मिस्टर क्लीन। तो सईद गनी साहब ये 3 अरब का टीका ये लग रहा है। मैं आज चला गया मार्केट में जाके मैंने ये देखिए कोटेशन मौजूद है, मैंने ये 6,500 की, 5,500 की, 3,500 रुपए की डेस्क थी और 5,500 की भी थी। मैंने कहा यार सबसे अच्छी बताओ। कहने लगा जी मोटा गेज कर दें, चौड़ा फट्टा कर दें, जो कुछ लगा दें, हीरे जवाहरात और सोना ना लगा हुआ हो तो 11,000 की डेस्क मिलती है और 11,000 वाली होती तो 50,000 में लोग खरीदते। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो 6,500 की टेंडर हुआ था ना, इनको इन्होंने 12,000 कीमत रखी थी, 6,500 हुई, अचानक ये 3 साल में 29,000 की कैसे हो गई? आज मार्केट या मुशर्रफ जो भी दुकानदार है ये सप्लायर है, इनसे मैं कोटेशन, मेरे नाम की कोटेशन मेरे हाथ के अंदर मौजूद है, मैं लेकर चला गया सिंध असेंबली, मैंने रखी हुई है। अपोजिशन लीडर के चैम्बर में ये दोनों डेस्कें रखी हैं, मैं चैलेंज करता हूं अपनी डेस्क भी लेकर आ जाए, मुआवजा कर ले इसके अंदर। एक मैंने 5,500 की खरीदी है, एक 3,500 की खरीदी है। मैं कहना चाहता हूँ जुल्म नहीं है, एक तरफ स्कूल बंद हो रहे हैं और डेस्कों में डाका डाला जा रहा है और इसमें बड़े अहम लोग हैं। अहम लोग कौन है? बिलावल जरदारी साहब के साथ होते हैं। मैं उन्हीं पर ही आ रही हूँ आपसे, आपके ख्याल में कौन है ये बासर शख्सियात जो इस फर्नीचर के इंतहाई इनको इतने महंगे दामों में खरीद रहे हैं, इस खरीदारी में असरअंदाज हो रहे हैं? सर एक बड़ी खौफनाक बात यह है कि इसमें बिलावल जरदारी खुद इन्वॉल्व हैं, उनके दस्ते रास्त हैं, एक नवीद कमर के साहबजादे और एक और साहब हैं हमारे सूबाई वजीर के भाई, वो दोनों जो बिलावल जरदारी के करीब होते हैं। मतलब इसमें ये टीका, ये करप्शन, ये बिलावल जरदारी कर रहे हैं। मैं कहता हूँ अफसोस की बात है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से तो मैं बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है समा के बाद उन्होंने, लेकिन मैं कहता हूँ खत लिखा चीफ मिनिस्टर को। चीफ मिनिस्टर वो है जिसने समरी साइन की है, एज चीफ मिनिस्टर, एज फाइनेंस मिनिस्टर, सबके एक साइन होंगे, सीएम के 2 साइन होंगे। वो कहते हैं शेख जी सादा है, बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हो, वज़ीर आला साहब को भेजते हो खत। ये वज़ीर आला साहब आपको, जिन्होंने समरी साइन की, जिन्होंने अप्रूव की, जिन्होंने ये लूट मार की, जो
3 अरब से ज्यादा की करप्शन है। और देखिए, मैं तो मार्केट में चला गया था ना, ओपन था, चले जाइए, लालूखेत चले जाए, गरीबाबाद चले जाए, आरामबाग चले जाए, मैंने ढूंढ ली, मैंने सबको भेज दिया कि भाई कोई है, चलो भाई 16, 17, 18 कहने लगे, जिस 11,000 से ऊपर की कोई डेस्क नहीं है। सर, ये जो डेस्क की खरीदारी में घपलों पर जो इल्जामात आप लगा रहे हैं ना, बड़े संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। लेट्स सी के पीपल्स पार्टी का टेक इस पर अब क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अलीम आदिल शेख साहब, आप साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो अमेरिका ने अपनी रविश बरकरार रखी है, उनके हवाले से बात करनी है, और उमर शरीफ, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, उनकी अहलिया मेरे साथ मौजूद होंगी ब्रेक के बाद। लोगों को हंसाने वाले इंशाअल्लाह जल्द एक बार फिर रौनकें बिखेरेंगे। गुज़िश्ता 1 महीने से अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं लेजेंड फनकार उमर शरीफ साहब, उनके हवाले से अब अच्छी खबरें आ रही हैं। उनकी अहलिया की जानिब से इस बात की उम्मीद जाहिर की जा रही है, वीज़े के हवाले से भी बात की जा रही है, उनके इलाज के लिए अमेरिका भिजवाने की तैयारियां, इस हवाले से भी ज़रीन गज़ल साहिबा बता रही हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में ही मौजूद हैं, हर बात की कंफर्मेशन वही सबसे बेहतर तरीके से बता सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं इस बात पर आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप एक क्रूशल टाइम से गुजर रही हैं, एक ऐसे वक्त से गुजर रही हैं, और उस पर आप प्रोग्राम में मौजूद हैं। ऑब्वियसली जो लोग हैं, जो फ़ैन हैं, उनके वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं उमर साहब की तबीयत के लिए। तो सबसे पहले उनकी तबीयत बताइए। सोशल मीडिया पर जिस तरह की खबरें वायरल हो रही हैं, जवाद उमर के रेफरेंस से उमर साहब के हवाले से कुछ जहनी तवाज़ुन के हवाले से बात की जा रही है कि वो किसी को पहचान नहीं पा रहे हैं, उनकी याददाश्त नहीं है। इन सारी बातों में क्या सही है, क्या गलत है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपके चैनल ने मुझे ये मौका दिया, और उसके बाद मैं ये कहूंगी कि जो सोशल मीडिया पे चलिए, हम मीडिया पे इसलिए बता रहे हैं सबको कि वो मीडिया की बात पे यकीन करें। टीवी पे आ के इसलिए बता रहे हैं। अब सोशल मीडिया पे तो हर कोई बैठ के जिसका जो दिल चाह रहा है वो अपने पेज के लिए, उसकी रेटिंग के लिए, या पता नहीं लाइक्स के लिए, किस चीज के लिए उनका एक सोशल मीडिया पे तो आपको पता है एक बन चुका है एक अजीब सा माहौल, जिसपे वो कुछ भी लिख देते हैं। ना उन्हें अल्लाह का खौफ है, ना उन्हें किसी चीज की उन्हें परवाह नहीं है, ना कि किसी की जिंदगी की, ना मौत की। उन्हें ये फिक्र नहीं होती है कि आपकी ऐसी बातों से जो फैमिली होती है, क्योंकि अगर हम टीवी नहीं देख रहे, या अगर हम बाहर है और एकदम व्हाट्सएप पे कोई आपके पास एकदम वो आता है और देख के दिल दहल जाता है, मगर उनके दिल नहीं दहलते। लेकिन मैं ये कहती हूँ अल्लाह उन्हें हिदायत दे, क्योंकि ये सब करना इंतहाई गुनाह है। बाकी दूसरी बात ये कि मैंने पहले भी बताया था कि उमर को हार्ट अटैक हुआ है, जिसकी वजह से, और उनके लंग्स में पानी जमा हो गया था, जिसकी वजह से उनकी जो एक वेन्स है वो लीक कर रही है, जिसकी माइट्रल वेल्व क्लिपिंग होनी है, जो पाकिस्तान में नहीं होती है। उसके लिए अमेरिका जाना होगा। इसके लिए अब उसका दिमाग से क्या ताल्लुक है? उमर की यादाश्त कभी भी नहीं गई थी, और यादाश्त का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। सबसे मिल रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम बदामी भाई से 2 दफा, बल्कि 2-3 दफा वो आए हैं, उनसे बात की है, मिले हैं। गवर्नर साहब आए हैं, फवाद चौधरी साहब मिलने आए हैं, फारूक सत्तार साहब से तो मेमनी में बात की है, जो उमर की हमेशा उनके साथ होती है। मुर्तजा वहाब से उनकी बातचीत हुई है। तो किसी ने ऐसी बात की, किसी भी सिंध गवर्नमेंट के किसी, जो सब माशाल्लाह उनसे मिल रहे हैं। और उमर ने जब इमरान खान साहब के बारे में बोला तो क्या उनकी यादाश्त गई भी है? तो उन्होंने ये बात बोली। सोशल मीडिया वालों को ऐसी बातें लिखनी नहीं चाहिए। ऑलरेडी हम इतने परेशान हैं, और मैं जिस तरह से आप यकीन जाने सुबह से रात तक, मतलब वहाँ पे वीजे के लिए भी कोशिश करना, फिर अमेरिका की रात के टाइमिंग होते हैं, वहाँ डॉक्टर साहब से, जैसे डॉक्टर तारिक साहब हैं, मैं रीमा का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, क्योंकि रीमा मुसलसल मेरे साथ जो है ना वो हैं, और उन्होंने तारिक भाई को बोला है कि जी आपने सब कुछ करना। और तारिक भाई ने माशाल्लाह वहाँ पे जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे सारा अरेंजमेंट किया हुआ। उनके डॉक्टर्स की टीम बिल्कुल तैयार है, पूरा पैनल उनका बैठा हुआ है जो इस सर्जरी को करेगा, क्योंकि उमर की किडनी को भी बचाना है और उमर के हार्ट को भी बचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह उमर इस टाइम उनकी तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर है, और बस अब जो है स्टेबल है। जरीन साहब, मैं आपकी तरफ से तमाम सोशल मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस तरह की फेक न्यूज, गलत खबरें सिर्फ और सिर्फ लाइक्स एंड हिट्स के लिए प्लीज ना लगाया करें, कि फैमिली को इससे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत हर्ट होते हैं। आपने ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अमेरिका में तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। यहाँ पाकिस्तान के हवाले से बताइएगा, एयर एम्बुलेंस तो मिल गई आपको, वीजा कब तक मिलने का इम्कान है, और कौन कौन साथ ट्रैवल करेगा उनके? क्या उमर शरीफ साहब की तबीयत ऐसी है
कि वो एयर एम्बुलेंस में सफर कर सके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि वीजे का जो जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, आज मैं सारा दिन बैठी हुई वो उनको लेटर जो वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे वो सब मैंने उनको प्रोवाइड कर दिया है। अभी बस मुझे इंटरव्यू की कॉल का इंतजार है। मुझे हो सकता है कि वो अभी इंटरव्यू की कॉल कर लें या मुझे वो सुबह करें। मुझे उम्मीद है कि मुझे सुबह तक वीजा मिल जाएगा। दूसरे ये कि मैं एयर एम्बुलेंस का तो मुर्तजा वहाब साहब ने जो अनाउंसमेंट कर दिया वो तो आप सबको पता ही चल गया कि मैं उनका, मुर्तजा वहाब साहब का, सीएम मुराद अली शाह साहब का, बिलावल भुट्टो साहब का, मैं अभी कह भी रही थी कि बिलावल भुट्टो साहब ने जब ये कहा तो मुझे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा याद आ गई, क्योंकि जो वो उमर ने उनकी शादी का प्रोग्राम में भी परफॉर्म किया था और उमर का जो उनके साथ एक रिश्ता था, उमर की वो परफॉर्मेंस पे बहुत खुश होती थी, उमर को बहुत पसंद करती थी। बल्कि जब लाहौर या कहीं आती थी तो वो कहती थी उमर शरीफ को बुलाओ। तो मुझे ऐसा लगा ये काम बेनजीर साहिबा ने किया है और मैं बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। बस मैं वीजे का वेट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ज़रीन साहिबा बिल्कुल ठीक है। बाकी सारी चीजें साथ साथ सिंध हुकूमत ने 4 करोड़ रुपए उमर शरीफ साहब के लिए जारी किए हैं। ये रकम मौसूल हो गई आप लोगों को? नहीं, ये इस तरह मौसूल नहीं होगी। उनका पूरा तरीका है, वो डायरेक्ट एयर एम्बुलेंस को ही पे करेंगे और डायरेक्ट हॉस्पिटल के जो खर्चे होंगे वहां ही वो सारे पे करेंगे, हमें नहीं देंगे। और वो कितना लमसम, कितना अमाउंट बनेगा, कुछ खर्चों का अंदाजा है आपको? वो इंशाल्लाह मैं जल्द, जैसे क्योंकि मेरा वीजा, जैसे ही हमारा वीजा आ जाएगा, वीजा आने के बाद एयर एम्बुलेंस को हम सारे वहां से डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, हम उनको सारी, क्योंकि वीजा लगने के बाद एयर एम्बुलेंस का, तो फिर जैसे ही सारा अमाउंट आएगा, वैसे वो मेरे ख्याल में जहां तक मैंने कोटेशन उनको भेजी थी मुर्तजा वहाब साहब को, उसमें वो मैं आपको पाकिस्तानी रुपए करके बताती हूँ, मेरे ख्याल में 2 करोड़ 60 लाख समथिंग कुछ बने थे के इखराजात आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ज़रीन गजल साहिबा। दुआ अल्लाह ताला उमर शरीफ साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दे। और एक बार फिर ये रिक्वेस्ट कि प्लीज फेक न्यूज से जरा गुरेज करें कि फैमिली को बड़ी तकलीफ होती है इस बात से। आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन, पाकिस्तान ने अमरीकियों और उनके फौजियों की जान बचाने के लिए इनखला में हर तरह की मदद की और अमरीका ने फिर वही अपनी रिवायत बरकरार रखी, वही किया जो उसकी फितरत है। काम निकलते ही अमरीका ने फिर से आंखें फेर ली हैं। पाकिस्तान पर तालिबान रहनुमाओं को अपने मुल्क में छुपाने का इल्जाम लगाया, साथ ही मुतालबा किया कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के मुतालबात माने जाने तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे। अमरीका के सेक्रेटरी खारजा कहते हैं अफगानिस्तान के मुस्तकबिल के तनाजुर में अमरीका पाकिस्तान से ताल्लुकात का जायजा लेगा। क्या पाकिस्तान अमरीका की बात को खातर में लाएगा या यहाँ भी एब्सोल्युटली नॉट वाला रद्द अमल होगा? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मेहमानों में मौजूद होंगे, मुझे ज्वाइन करेंगे आपसे कुछ देर में हारिस नवाज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस साहब आपका। सर, अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान पर दबाव डालना शुरू कर दिया है कि वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना करे जब तक आलमी बरादरी के मुतालबात नहीं माने जाते। ये कौन से मुतालबात के मनवाने की बात कर रहा है अमेरिका? सर देखें किरण, बात यह है कि अमेरिका की हमेशा से कोशिश है कि अपने फेलियर्स दूसरों में डाल दें, अपनी नाकामियां, अपनी वहां पर ये फौज ट्रेन नहीं कर सके हैं, वहां अफगान के हार्ट्स एंड माइंड जो विन नहीं कर सके हैं। इन्होंने $2 ट्रिलियन ज्यादा खर्च किया, ना वहां डेवलपमेंट की, ना हेल्थ केयर का इंतजाम किया, ना उनकी एजुकेशन का किया, ना उनको कोई इंडस्ट्री लगाई कि उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। तो ये आज किस किस्म की बात करें? ये तो पूरा अरेंजमेंट करके गए थे कि जाएंगे, पीछे लड़ाई झगड़ा होगा, 3-4 साल लड़ाई होती रहेगी, अफगानों का खून बहेगा, वहां पर रॉ जो है वो कंप्लीट वहां पर आईएसआईएस के साथ मिलकर, टीपीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेंगे और हमारे सीपे को नाकाम देगा जी। आई थिंक, और इस वक्त एक पाकिस्तान एक नुकरे मुल्क है, पाकिस्तान एक सॉवरन और इस्लामिक कंट्री है। हम अपने फैसले अपनी मफादात में करेंगे। इंडिया को पाकिस्तान का जो मशवरा वो यही है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन को ये इंडिया के प्रिज्म से देखना बंद कर दें। एक तो ये, सेकंड ये कि अब वो जो हमारी जो पुरानी पॉलिसी वो बात खत्म हो चुकी है। नाउ वी हैव न्यू गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर कह दिया है, नाउ इट इज नो मोर के साथ अब इंडिया अमेरिका हैज टू डू समथिंग मोर। बिल्कुल सर, पाकिस्तान अपनी हिकमत अमली चीन, रूस, ईरान के साथ बना रहा है। अगर अमेरिका की बात ना मानी तो पाकिस्तान को मुस्तकबिल में कोई परेशानी हो सकती है? सर देखें, बात यह है कि यही प्रॉब्लम्स हो रही हैं, यही वो इंडिया की हो गया है। अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाता है, अभी आपके सामने 6 इंटेलिजेंस चीफ्स आए थे जिसपे रशिया, चाइना भी शामिल थे, इससे अंदाजा लगाएंगे पाकिस्तान को कितना पिवटल रोल पाकिस्तान को इस वक्त मिला हुआ है। और यही प्रॉब्लम है कि इंडिया अमेरिका को समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरीके से अफगानिस्तान में दोबारा एंटर हों
और फिर उनके अभी सी चीफ भी आए थे, वो यही बात कर रहे थे जी ये ISS, अल-कायदा ये आपने जो बनाई हुई हैं, आप इनको भी दोबारा फिर रीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं। तालिबान ने कह दिया जी हम अपनी सरजमीन किसी को नहीं देने देंगे। इशू ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को इन चारों, ये रशिया, चाइना, सेंट्रल एशिया, ईरान, तुर्की और ज़ाहिर अफगानिस्तान, ये सऊदी अरब, हमें अपनी पॉलिसी अपने नेशनल इंटरेस्ट में, इस खित्ते के इंटरेस्ट पे करनी है जी। और सबसे अहम बात है कि हमें तालिबान के साथ ताल्लुकात बहुत इस्तेवार करने हैं। जिस वक्त भी थोड़ी सी वो इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाते हैं, चाइना एंड पाकिस्तान शुड बी नंबर 1 टू रिकॉग्नाइज इनके तालिबान की हुकूमत को जी। ये हमने देखना है, हमने यूरोप को नहीं देखना, क्योंकि हमें वहां से हमेशा हर जगह पर हमारे से टैक्टिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, इवेंट टू इवेंट फ्रेंडशिप करते हैं, हमें ये सूट नहीं करती। हमें CPEC बनाना है, उसके लिए अफगानिस्तान में चाइना पाकिस्तान मिलके वहां पर हमने ऑब्वियसली सर, जब तमाम दुनिया अपने अपने मफादात देख रही है तो फिर हमें भी अपने ही मफादात देखने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया नाज़रीन, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह के बाद।